गुड मॉर्निंग। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की जो जेएनयू की परीक्षा चल रही है उन परीक्षाओं के ऊपर कल के लिए एक पेपर है अपना हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न पत्र। उस प्रथम प्रश्न पत्र पर जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में किस किस यूनिट वाइज कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का जो अंक भार है वो अंक भार कितना रहेगा और प्रत्येक यूनिट से जितने प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों में ज़्यादातर संभावना कौन से प्रश्नों के आने की रहेगी उसके ऊपर अपन पूरी परिचर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो क्लासें हैं मैंने काफ़ी देर बाद ये क्लासें प्रारंभ की और ये सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों के लिए भी सेकेंड ईयर में जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं बार बार क्लासें आती है कि महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ भी नहीं होते। अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों के भरोसे हो तो सिर्फ पास होने लायक स्थिति में रहोगे। अगर अच्छी मार्किंग लानी है आपको तो फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के भरोसे मत रहो, यूनिट वाइज पूरे कंसेप्ट क्लियर करो। और जब यूनिट वाइज कंसेप्ट ही इतने नहीं है, आप लोग मार्केट में सीरीज वगैरह अवेलेबल रहती है या कोई क्लास से लेकर के आ जाता है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने प्रश्न आएंगे वो आएंगे, उन सब चीजों से दूर रहो थोड़ा, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा उसका कोई अता पता नहीं है। इससे पहले बीए थर्ड ईयर में इतिहास का पेपर हुआ था प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें जो सवाल आए, जितनी सीरीजें हैं, जितने टॉपिक्स या महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के जो चल रहे थे उनको जाकर के एक बार पूछ लो कि क्या कुंवर सिंह के बारे में 7 नंबर का सवाल आया था, 250 वर्ड्स में उसमें लिखना था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसके पास ये मेजरमेंट था? कोई पैमाना नहीं है इसका। और इसलिए आप लोगों को अभी भी क्लियर कर देता हूं कि आपको यूनिट वाइज ही पढ़ना है। इकाई में भी ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, इकाई भी शॉर्ट इकाई है, तो आप जितना एक सीरीज को लेकर के पढ़ते हो उतना तो आप यूनिट वाइज अगर मेहनत करते हो तो आपकी संभावनाएं ज्यादा बन जाएगी। उसी के संदर्भ में मैं इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, भारत का इतिहास बीए सेकेंड ईयर, अब ये कल प्रश्न पत्र होगा इसका, तो एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है और परीक्षा से पूर्व धैर्य और शांति से इन चीजों का विश्लेषण करके एक बार परीक्षा हॉल में आपको पहुंचना है। मैं आपको यूनिट वाइज पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अपन पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट फर्स्ट। अब जो यूनिट फर्स्ट है भारत के इतिहास में बीए द्वितीय वर्ष में, उसमें यूनिट फर्स्ट में अगर देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है वहां से सवाल पकड़े गए अपने। और उसमें सवालों में भी आप तीनों साल के कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके देखो, भारत के इतिहास में तीनों साल के प्रश्न पत्रों में पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा उस इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़े थे, फाइनल में आधुनिक के हैं, और सेकेंड ईयर में चूंकि मध्यकाल है तो मध्यकाल में डेफिनेट चीजें आएगी, वो यही आएगी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए। और उन स्रोतों में भी सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्यादा वेटेज दिया गया है अंकों में तो वो दिया गया है साहित्यिक स्रोतों को। तो जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट में ध्यान रखना, प्रत्येक में एक बार यूनिट वाइज बता देता हूं कि यूनिट वाइज कितने सवाल बनेंगे। आपके 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अति लघुतरात्मक, ये 10 सवाल आएंगे जिनका आपको 50 वर्ड्स के आसपास उत्तर देना है सीधा सीधा। तो इसका मतलब 10 सवाल जो आएंगे इनमें से 10 के 10 आपको करने हैं और प्रत्येक 2 अंक का होगा। इसका मतलब 20 अंक का जो अंक भार है वो पूरा अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर है। अति लघुतरात्मक में जो 10 सवाल है तो आपके पूरे पाठ्यक्रम में 5 यूनिट है, तो अब आप डेफिनेट कर लो कि हर यूनिट से 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब जो 2 सवाल हर यूनिट वाइज पूछे जा रहे हैं तो प्रथम यूनिट से भी 2 सवाल अति लघुतरात्मक आएंगे, सेकंड से भी 2 आएंगे, थर्ड से भी 2 आएंगे, और फोर्थ से भी 2, और फिफ्थ से भी 2। इस प्रकार ये 5 यूनिट से मिलाकर के 10 सवाल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पूछा जाए लघुतरात्मक का, जो लघुतरात्मक क्वेश्चंस है वो यूनिट वाइज पूछे जाते हैं और यूनिट वाइज में आपके प्रत्येक यूनिट में 2 सवाल आएंगे। 2 सवाल में से आपको एक करना कंपलसरी है, यानी प्रत्येक यूनिट में अल्टरनेट होगा, ऑप्शंस आएगा और उस अथवा में से एक सवाल करना है। तो हर यूनिट से 2 सवाल लघुतरात्मक के होंगे, करना एक ही है लेकिन आएंगे 2, तो हर यूनिट से 2 लघुतरात्मक में आएंगे। इसका मतलब ये भी है कि एक यूनिट में ज्यादातर 2 की संभावना रहेगी, उससे ज्यादा संभावना नहीं बनती, फिर वो दूसरे यूनिट को लेकर के आएगा। इसके अलावा आपके पास निबंधात्मक क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर वाले। ये जो निबंधात्मक क्वेश्चंस है ये आपके टोटल 5 पूछे जाते हैं, 5 में से कोई भी 3 करने हैं, लेकिन जो 5 है वो आएंगे कहां से, वो भी यूनिट वाइज ही है। जैसे पहली यूनिट से 1 सवाल, दूसरी यूनिट से भी 1, तीसरी से भी 1, चौथी से भी 1 और
5वीं से भी 1। अब एक मोटा खाका देखा जाए आपके पास, तो ये चीज तय हो गई कि हर यूनिट से, यानी जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, पहली यूनिट से 2 अति लघुत्रात्मक आएंगे, 2 ही लघुत्रात्मक आएंगे और 1 निबंधात्मक आएगा। अब आप ज्यादा छोटे सवालों पर ज्यादा फोकस करोगे तो जब आप निबंधात्मक क्वेश्चंस पढ़ोगे तो छोटे सवाल साथ साथ में तैयार होते जाएंगे आपके, क्योंकि आपको कंटेंट पूरा क्लियर करना है। अब आप ज्यादा फोकस करो 7 नंबर वाले और 15 नंबर वाले पे। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ोगे तो आपके ऑलरेडी ये 2 नंबर वाले तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहां पूरा कंटेंट होगा और उसी कंटेंट में से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आप लघुत्रात्मक और निबंधात्मक की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज तय करके मानो 2 सवाल एक यूनिट से लघुत्रात्मक के आते हैं और एक निबंधात्मक का। इसका मतलब ये क्लियर कर लो कि हर यूनिट से 3 बड़े सवाल आ रहे हैं और हर यूनिट में ज्यादातर संभावना 4 से 5 सवाल की ही बनती है। अधिकतम 5 सवाल बनते हैं या ज्यादा 4। तो अब 4 सवाल भी बनते हैं किसी यूनिट में और उसमें से 3 यूनिट की संभावना पूरी बनी हुई है एक यूनिट में 3 सवालों की। तो फिर आपके पास कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारी बाकी रह जाएगी कि महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ो, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ो? कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही सब सारे महत्वपूर्ण ही है। 4 है, 4 में से 3 आएंगे और कौन सी गारंटी हो जाती है कौन सा आएगा? और एक पुराने पेपरों को देख करके आकलन मत करो कि पिछले वर्ष जो सवाल आया वो इस बार नहीं आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सवाल रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड जितना भी सवाल बन पाएगा वो सवाल आएगा ही आएगा। जैसे पिछली बार 3 सवाल आए, यूनिट से सवाल ही 4 बन रहे हैं, तो वो तो रिपीट होने ही होने हैं। अब वो किस मामले में प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछेगा, वो है महत्वपूर्ण कंटेंट वही रहेगा लेकिन प्रश्न को घुमा सकता है बस। तो आपको फोकस पूरा यूनिट पे करना है। अब मैं आपको एक एक करके यूनिट के बारे में बता रहा हूं। जैसे इंडियन हिस्ट्री में अपने फर्स्ट यूनिट है मध्यकालीन इतिहास है, तो इसमें पहला ही स्रोत है मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। अब एक चीज याद रखना, मध्यकाल में हमने जो पढ़ा है वो 1206 से लेकर के हम पढ़ेंगे, जो सेकेंडरी में सिलेबस में है वो 1707 तक का है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वक्त गुलाम वंश की नींव डाली थी वहां से लेकर के औरंगजेब के पतन तक, यानी औरंगजेब का पतन हुआ मुगलों में 1707 में, उसकी मृत्यु हुई, तब तक की जो इतिहास की जानकारी है वो सारा मध्यकाल का भाग है। तो उस मध्यकाल में क्या पूछा जाएगा? तो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के जो स्रोत पूछे जाते हैं, और वो स्रोत कौन से पूछे जाते हैं? ज्यादातर साहित्यिक स्रोत ही पूछे जाएंगे। और जो साहित्यिक स्रोत पूछे गए हैं उन साहित्यिक स्रोतों में भी आपको याद रखना है, इसको 2 भागों में मध्यकाल बांटा गया है, एक सल्तनत काल में और दूसरा मुगल काल में। अब प्रश्न ऐसा है, अगर वहां आ जाए कि भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत बताइए, तो आपको दोनों ही लिखने हैं। मध्यकाल पूछे तो सल्तनत का भी लिखना है और मुगल काल का भी लिखना है। पर वो अगर मध्यकाल नहीं पूछ करके फैक्ट इसी पर आ जाए सीधा कि सल्तनत काल का ही कौन सा है, तो सिर्फ सल्तनत काल का पूछे तो सल्तनत काल का लिखना है, मुगल का पूछे तो मुगल का, और मध्यकाल का पूछे तो दोनों को ही करना है। और अगर दोनों पूछे जा रहे हैं मध्यकाल में तो इसकी संभावना ज्यादातर 15 नंबर में आने की रहेगी, यानी इसके बड़े सवाल आने की संभावना रहती है। फिर भी अगर ये 7 नंबर में आ भी जाता है तो आपको पर्सनली एक पार्ट को पूछा जाएगा, या तो सल्तनत काल या मुगल काल। तो आप तो उस पूरे सवाल को ही देख लो ताकि दोनों पार्ट उसी में क्लियर है। तो ये सवाल तो एक डेफिनेट हो गया कि साहित्यिक स्रोतों की लगभग संभावना बन जाएगी आपकी। अब किस में आएगा, 15 में आएगा कि या 7 में आएगा, वो पेपर जो बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी दूसरे सवाल को 15 में लेकर के आ रहा है तो फिर इसको 7 में लेके जाएगा। अब इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और बलबन है। क्लियर? अब इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और ये आ रहे हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी एक इसमें चैप्टर दे रखा है। इसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था। अब आपके पास ये चैप्टर है, एक सवाल ये बन रहा है स्रोतों का जानकारी का, दूसरा जो सवाल बनेगा आपके वो इनमें से लिया जाएगा आपके, यानी कौन सा कंटेंट है आपके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक का
इल्तुतमिश का और बलबन का। बलबन की ज्यादातर राजत्व नीति ज्यादा पूछी गई है, पर एक तो बलबन के बारे में आपको पढ़ना है, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों को जरूर पढ़ना है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो उसने क्या चीजें की, इसकी एकता व्यवस्था है वगैरह, तो इसके बारे में तो इल्तुतमिश को क्लियर कर दो आप, एक बलबन को कर दो और एक कुतुबुद्दीन ऐबक को कर दो। कुतुबुद्दीन ऐबक की भी प्रारंभिक कठिनाइयां ही पूछी जाती है, इल्तुतमिश की भी यही ज्यादातर पूछी जाती है, और बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में ज्यादा पूछा गया अब तक के आधार पे। पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इन तीनों को ही कंटेंट को क्लियर करना है, इन तीनों में से एक यहाँ की संभावना बन जाती है। दूसरा रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक स्थितियों में दो भाग पूछे जाते हैं, एक उत्तर भारत के अभियान और दूसरे दक्षिण भारत के अभियान। तो उत्तर व दक्षिण दोनों मिलाकर के एक आना ही है। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो फिर इसकी आर्थिक व्यवस्था पूछी जाएगी, और आर्थिक व्यवस्था में इसकी बहुत बड़ी नीति है बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को या बाजार नियंत्रण प्रणाली को आपको समझाना है। तो फिक्स है कि एक साहित्यिक स्रोतों से आएगा ही आएगा सवाल आपके, एक इन तीनों में से आना है और एक अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आना है। तो अब आपके देखो कितने सवाल, यूनिट फर्स्ट मैंने कहा था पर यूनिट से 3 बड़े सवाल आते हैं, 2 साथ में आएंगे, एक 15 में आएगा। तो यहाँ 3 सवाल बनने की संभावना है, एक इसमें से आ रहा है, दूसरा इसमें से आ रहा है और तीसरा इसमें से आ रहा है। अब पेपर सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा 15 नंबर का लेगा और कौन से साथ साथ में देगा। तो 2 आपके लघुत्रात्मक आ रहे हैं वो इनमें से लेंगे, तो आप इसको इस हिसाब से कंटेंट को क्लियर करना है। जो भी स्थितियां है आपके पास अभी वर्तमान तक, क्योंकि जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, अब वर्तमान में सिर्फ एक दिन पहले आपकी यही चीज हो सकती है कि आप इन पर फोकस करो, कौन कौन सी चीजें अपने पास बाकी रह गई है, किस कंटेंट को अपन नहीं क्लियर कर पाए तो उनके ऊपर एक बार फोकस कर दो, या जो कंटेंट पढ़ रखा है उसमें तो कोई चीजें बाकी रह रही है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कवर होगा, पूरे सवाल आप अटेंड कर पाओगे और वही मार्किंग के लिए आपके लिए पर्याप्त है। वरना आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चले गए तो फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ पास होने के लिए मार्क प्रशस्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई सहारा नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ हम इतने मार्क्स लेकर के आ जाएंगे या टॉप में आ जाए, वो स्थितियां दूर हो जाएगी। तो आपको तो यूनिट वाइज और कंटेंट वाइज चलना है। तो ये पहला यूनिट था, उसके बारे में है। तो पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत गारंटेड पढ़ने हैं आपको, आने ही आने हैं, लगभग संभावना है। फिर दूसरी संभावना कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन में से है। इसका राजत्व सिद्धांत ज्यादा पूछा गया है, इसकी प्रारंभिक कठिनाइयां पूछी गई और इसकी भी पूछी गई है, पर कुतुबुद्दीन ऐबक अक्सर कम पूछा जाता है, इल्तुतमिश और बलबन ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछा भी जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक तो लगभग 7 नंबर में पूछा जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी की दोनों नीतियां पूछी गई है, उत्तर दक्षिण विस्तारवादी नीति क्या थी, तो राजनीतिक लड़ाइयां हैं, जबकि उत्तर में तो अपने ज्यादातर जितने भी आक्रमण पूछे जाएंगे वो राजपूताना के पूछे जाएंगे, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर और सिवाना वाले, तो उनके बारे में भी आपको एक बार तैयारी करके जाना है। और दूसरी चीज है बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली को कई बार पूछा गया और ये 15 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अपने तो 3 सवाल जो बन रहे हैं वो 3 सवाल ऐसे बन रहे हैं, यानी 2 लघुत्रात्मक में आ रहे हैं हर यूनिट से और एक निबंधात्मक में, तो 3 इस प्रकार बन रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा यूनिट सेकंड की तरफ लेकर के जाता हूं, तो यूनिट सेकंड में क्या क्या संभावनाएं बन रही है। देखो यूनिट जो सेकंड है उस यूनिट सेकंड में तुगलक वंश दे रखा है और दूसरा दे रखा है क्षत्रिय राज्यों का उदय। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो तुगलक वंश में क्या है, तुगलक वंश में आपको जो भी पढ़ना है वो ज्यादातर मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सवाल लगभग न के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा याद नहीं करना है, अपने पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से। अब देखो आप लोग कभी पूछ लो कि भाई 2 नंबर में ये आए थे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है किसी से भी रिलेटेड, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा सवाल आएगा। एग्जाम के जैसे दिमाग में सेट बैठेगा वो यूनिट वाइज 2 क्वेश्चंस अटेंड कर लेगा पर पार्ट में। पर यहाँ क्या करता है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक पूछा जाता है और एक पूछा जाता है फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की ज्यादातर जो नीतियां हैं उसी को पूछा गया और उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों में आपकी ज्यादातर जो संभावना है वो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों में क्या रहेगी, एक तो इसकी असफलता है,
यानी ये इसमें जो योजनाएं बनाई उनकी योजनाएं असफल हुई, तो वो असफल क्यों हुई। और दूसरी चीज है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति ज्यादा पूछी जाती है। एक इसके थोड़ी कृषि एवं सिंचाई प्रणाली पर भी कुछ नीतियां थी, तो उनको भी आपको पढ़ना है। तो 2 सवाल तो यहां से बन रहे हैं कृषि एवं सिंचाई पर, तो यानी कि फिरोज तुगलक एक और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तो दोनों पर ही सवाल बनने की संभावना है। और मोहम्मद बिन तुगलक की तो लगभग अब तक का जो है आइडिया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो भी पूछा जाएगा वो सिर्फ पूछा जाएगा उसकी योजनाएं जो असफल हुई थी, और वो योजनाएं जो असफल थी उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। दूसरा, फिरोज तुगलक की जो नीति पूछी जाएगी वो एक तो धार्मिक नीति और एक कृषि एवं सिंचाई वाली नीति। 2 चीजें यहां बन गई जैसे सेकंड यूनिट में। पर यूनिट सेकंड में तीसरी चीज क्या बनी? तीसरी है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और क्षेत्रीय राज्यों के उदय में 2 चीजें पूछी जाती है, एक विजयनगर को और एक बहमनी साम्राज्य को। यानी बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे और एक विजयनगर के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो ये दोनों में से संभावना बनती है, और इसमें तो फिक्स है कि एक सवाल तो आना ही आना है। अब कौन सा आएगा, बहमनी आएगा या विजयनगर, ये अभी नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा, लेकिन ये जरूर है कि विजयनगर और बहमनी में से एक आएगा। तो अब आप देखो, क्लियर करो, सेकंड यूनिट में संभावना कहां से बनी? एक मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज तुगलक, और तीसरा विजयनगर या बहमनी में से। क्योंकि हर यूनिट से 3 सवाल तो बनने ही है। अब 3 सवाल जब अपन इतनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, तो फिर मोस्ट के चक्कर में अपन को क्यों पढ़ना? जब सवाल ही इतने बन रहे हैं तो मोस्ट है ही क्या? पूरी किताब ही मोस्ट है फिर तो इस किताब को पढ़ करके जाओगे तो खुद को सिक्योर महसूस करोगे, और सिर्फ मोस्ट पे जाकर के जाओगे तो थोड़ा सा मन में भ्रम पैदा रहेगा कि क्या पता कौन सी स्थिति में आएगा। तो आप खुद को परीक्षा हॉल में भी सही संतुलित अवस्था में नहीं रख पाओगे। और पूरी तैयारी करके गए हो तो आपको कोई डर नहीं रहेगा, जहां से भी आएगा आप अटेंड कर लोगे। और पूरा है भी क्या, 3 तो सवाल बन रहे हैं, 3 4 सवाल। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा डिपेंड करना है। मोहम्मद बिन तुगलक की ज्यादातर असफलता है, जो योजना हुई असफल क्यों हुई उसके पीछे, और एक फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति या कृषि एवं सिंचाई वाली, विजयनगर और बहमनी में से एक की संभावना बनेगी। तो सवाल बनते भी कितने, 1 2 और 2 ये है, 4 पढ़ते हो, 3 आ रहे हैं आपके। इनमें भी ज्यादातर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को 15 नंबर में ज्यादा पूछा गया, विजयनगर को ज्यादातर या बहमनी साम्राज्य को ज्यादातर 7 नंबर में ही अभी तक पूछा गया। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्लियर? अब अपन जाते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में क्या होगा, 3 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब यूनिट 3 पे आपको किस चीजों पे फोकस करना है? अब देखो, यूनिट जो सेकंड है, मैंने अभी यूनिट सेकंड के बारे में बताया, उसमें देखो 3 सवाल तो अपने पास सामने थे। मैंने हर यूनिट में आपको कहा है कि 4 से 5 सवाल बनते हैं। तो यूनिट जो सेकंड थी उसमें मोहम्मद बिन तुगलक लगभग मैंने कहा है कि आने की संभावना है, और आएगा इसकी योजनाओं की असफलता के कारण ही, या योजनाएं असफल क्यों हुई उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है। एक मोहम्मद बिन तुगलक लो आप, दूसरा फिरोज पूछा जाएगा, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति या फिर कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में। तीसरी चीज पूछी जाती है वो विजयनगर और बहमनी में से एक आएगी। और जो चौथा प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है तैमूर का। तैमूर के बारे में जो भी पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि तैमूर के भारत आक्रमण के क्या परिणाम हुए और तैमूर के भारत आक्रमण के क्या कारण थे। कारण एवं परिणाम तैमूर के आप याद कर लो, तैमूर के भारत आक्रमण के क्या कारण थे और इससे क्या परिणाम निकले या क्या प्रभाव पड़ा। तो परिणाम और प्रभाव, इन चीजों पे फोकस करो। ये 4 हुए आपके पास। अब देखो 4 है और 3 आ रहे हैं। अब ये तो कोई तय नहीं कौन सा है, तो चारों को अच्छे से पढ़ो, ताकि 4 तो यहां हो रहे हैं आपके। टोटल 15 बड़े सवाल आते हैं, 10 तो लघुत्तरात्मक में आते हैं और 5 निबंधात्मक में आ रहे हैं। जब 15 आने ही है, सीरीज 20-20 सवालों को लेकर के आती है, 20-21 सवालों को, और उसमें बताती है ये मोस्ट है, तो ये मोस्ट क्या है, फिर यूनिटी क्लियर कर लो। इतने तो सवाल ही आपके पास नहीं होंगे, 22-23 से ज्यादा। तो लास्ट हद से ज्यादा हो गई 25 की, और 25 की तो यूनिट वो कहते हैं कि सीरीज वाला भी लेके आ रहा है। तो सीरीज के खाते क्यों जा रहे हो आप पूरे यूनिट को कवर करो, सिलेबस को, कंटेंट को क्लियर करने की कोशिश करो। तो ये 4 सवाल बनने की कोशिश रहेगी। मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर डेफिनेटली याद कर लेना, इनकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। फिरोज तुगलक और विजयनगर और बहमनी में से एक। तो आपको 4 पढ़ने हैं, 4 में से 3 आ रहे हैं, तो फिर उससे ज्यादा बढ़िया रामबाण इलाज और कौन सा है। इसलिए इन चीजों पे फोकस ज्यादा करना है आपको। अब मैं यूनिट सेकंड के बाद यूनिट 3 पे आपको थोड़ा लेके जाता हूं, और 3 में जो चीज बताई गई है मैं उसी चीज के बारे में बता रहा हूं। मुगलों का विस्तार बताया गया है इसमें। एक बार अपन यूनिट 3 को देख लेते हैं।
यूनिट जो तीसरी है, उस तीसरी यूनिट में क्या है? तीसरी यूनिट में देखो मुगलों का राज्य विस्तार है। क्या है? मुगलों का राज्य विस्तार। और मुगलों में भी एक बाबर है, हुमायूं है, अकबर और जहांगीर। ध्यान रखना तीसरी यूनिट में जहांगीर तक है। ये चार है कैरेक्टर। और इसके अलावा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और इसके बीच में एक आया शेरशाह सूरी। अब देखो इनमें क्या है, बाबर के बारे में पूछा जाता है तो बाबर ने तो वैसे मुगल वंश की स्थापना की है, तो कहते हैं बाबर के बारे में तो युद्धों के उल्लेख जरूर पूछे जाते हैं, और बाबर से रिलेटेड दोनों युद्ध वही है जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेंटली, वो खानवा और पानीपत। इन युद्धों के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करके जाना, एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर कंटेंट क्लियर करके जाना। बाबर के बारे में ये पूछा जाता है, हुमायूं के लिए पूछा जाता है इसकी प्रारंभिक कठिनाइयां, या इसमें ऐसे कौन से गुण नहीं थे, गुण तो अब कह नहीं सकते, ऐसे कौन से दोस्त थे जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान में टिक नहीं पाया। तो कहते हैं इनकी थोड़ी कमजोरियां पूछी गई है, ये असफल क्यों हुआ, या प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, वो हुमायूं की पूछी जाती है, क्योंकि हुमायूं ने दर दर की ठोकरें खाई। और कहते हैं कि लैनपुल नाम का एक इतिहासकार है, उसने तो यहाँ तक कहा है कि दर दर की ठोकरें, मतलब ठोकर खाने से आगे बढ़ा था और ठोकर खाने से ही मृत्यु तक पहुंचा था ये जी। तो हुमायूं के बारे में प्रारंभिक कठिनाइयां या इसकी कमजोरियां पूछी जाएगी। बाबर के खानवा पानीपत से रिलेटेड देखना है। अकबर इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अकबर के बारे में जो अपने इतिहास में पूछा गया है, तो कहते हैं अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो नींव बाबर ने रखी थी, बाबर को इतना मौका नहीं मिला हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित करने का, अधिकतर युद्धों में उलझा रहा और 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कहते हैं हिंदुस्तान में, और उसका बेटा हुमायूं को इतना योग्य था नहीं, तो कहते हैं इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का इतना विस्तार नहीं हुआ। विस्तार जो मुगलों को दिया वो दिया अकबर ने, इसलिए अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये सबसे ज्यादा नंबर को कवर करेगा। जहांगीर की जो पूछी जाती है वो दक्षिण नीति पूछी जाती है। मैं एक बार जहांगीर का बता देता हूँ। और जहांगीर के दरबार में एक बहुत बड़ा प्रभाव था नूरजहां का। तो नूरजहां का जो गुट था, जो जुनता गुट के नाम से जाना जाता है, तो आप जहांगीर में 2 चीजें पढ़ो, दक्षिण नीति उसकी और नूरजहां गुट के बारे में। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां पढ़ लो और बाबर को पढ़ लो, खानवा और पानीपत के बीच में। अकबर के भी क्या है, अकबर का ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अकबर के राजपूतों के साथ संबंध क्या थे, क्योंकि उसकी उलझने ज्यादातर राजपूताना के साथ हुई। तो अकबर राजपूत संबंधों को पूछा जाता है। नागौर दरबार जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। और एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है अकबर का राणा प्रताप से संघर्ष, मीन्स आप समझ लो हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी पूछे तो भी इस चीज को देखना है एक बार। राणा प्रताप के साथ संघर्ष है तो वो यही चीज है, या फिर पूछा जाएगा अकबर का राजपूताना के साथ कैसे संबंध थे, उन संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता था। आपको इन चीजों पे फोकस करना है। अकबर की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ज्यादातर राजपूताना ही पूछा गया है अब तक, तो राजपूताना और दूसरा राणा प्रताप या हल्दी घाटी के बारे में आपको देखना है। जहांगीर की क्या देखोगे, दक्षिण नीति या नूरजहां गुट। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां देखनी है, और बाबर के बारे में 2 चीजें पढ़नी है, खानवा और पानीपत। कैसे भी सवाल आ जाए, सवाल बाबर का इन्हीं चीजों से ऊपर डिपेंड करेगा। प्रश्नों को घुमा सकता है लेकिन आएगा इन्हीं चीजों के बेस पे। अब देखो इसके अलावा इंपोर्टेंट रहा अपने पास शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में इतना नहीं दिया हुआ था, लेकिन एक बार 3 साल पहले का पेपर है, 3 साल पहले जो पूछा गया था इसके बारे में फाइनल ईयर में, वो शेरशाह सूरी को 22 नंबर के कंटेंट में लेकर के आए थे। 15 नंबर में भी शेरशाह सूरी का सवाल आया था और 7 नंबर में भी आया था। शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है इसकी जो शुरुआती दिन थे, प्रारंभिक दिन, और ये कैसे उत्कर्ष हुआ इसका, यानी इसके उदय या उत्कर्ष के पीछे क्या कारण थे, वो चीजें। शेरशाह सूरी और हुमायूं के संघर्ष थे, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो हुमायूं को पराजित करके ही वास्तविक सत्ता का हकदार हुआ था, तो कहते हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, शेरशाह सूरी ने भारत में व्यवस्थाएं बढ़िया दी, और उन व्यवस्थाओं को पूछा जा सकता है, और उसकी सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं पूछी जाती है प्रशासन से रिलेटेड। तो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को, और यही राजस्व लगान है, इन व्यवस्थाओं से रिलेटेड, यानी व्यवस्थाओं से भी पूछे जाएंगे। शेरशाह सूरी सिर्फ यूनिट 3 में ही है, इसलिए आप शेरशाह सूरी को थोड़ा अच्छे से याद करना है। शेरशाह सूरी की प्रारंभिक जितनी भी उपलब्धियां थी, वो प्रारंभिक उपलब्धियां देखनी है, उसके उत्कर्ष के कारण इसी में आएंगे। दूसरा, उसका प्रशासनिक या राजस्व व्यवस्था को देखना है। तो ये चीजें शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। बाबर में क्या, खानवा पानीपत। हुमायूं में क्या देखना है, प्रारंभिक उसकी कठिनाइयां क्या थी,
अकबर में ज्यादातर राजपूताना के साथ संबंध या राणा प्रताप और हल्दी घाटी के बारे में, जहांगीर की दक्षिण नीति या नूरजहां गुट के बारे में पूछा जाएगा, और जो शेरशाह सूरी है उसके जो उत्कर्ष के कारण या उसकी प्रारंभिक उपलब्धियां हैं वो क्या है, या प्रशासनिक या राजस्व व्यवस्था के बारे में। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस यूनिट में ज्यादा सवाल बन रहे हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई, आपने मोस्ट के चक्कर में रह गए तो फिर उलझन हो जाएगी। क्योंकि एक यूनिट लगभग आपको मैं बता देता हूँ कि 25 नंबर, सॉरी, हर यूनिट में 20 नंबर के अंक निर्धारित होते हैं, तो 20 नंबर के आसपास वो कवर करता है मैटर को। तो कहते हैं ये यूनिट में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, मोस्ट यूनिट है ये यूनिट थर्ड, क्योंकि इसमें सवाल ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, वरना किसी मोस्ट के चक्कर में रह गए और सवाल वहां से नहीं आया तो पूरे के पूरे नंबर लैप्स हो जाएंगे। एक 15 नंबर का सवाल लैप्स हो रहा है और एक 7 नंबर का सवाल लैप्स हो जाएगा, फिर यानी 22 नंबर के जाने की पूरी संभावना बन जाएगी यहाँ। इसलिए यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है आपको, इसलिए इस चीज पे फोकस ज्यादा करना, सवाल ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए फोकस करना है। अब अपन आते हैं यूनिट फोर्थ पे। देखो यूनिट जो फोर्थ है, उस यूनिट फोर्थ में क्या है, शाहजहां है मुगली एवं औरंगजेब। इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। शाहजहां और औरंगजेब के बारे में क्या पूछा जाता है वो भी देख लो एक बार। देखो शाहजहां की भी दक्षिण नीति इंपॉर्टेंट है, लेकिन शाहजहां के समय एक तो दक्षिण नीति, दूसरा शाहजहां के समय कहते हैं स्थापत्य कला को बड़ा महत्व मिला था, तो यहाँ चूंकि व्यवस्थाएं भी पूछी गई है तो मुगल स्थापत्य को भी पूछा जा सकता है, यानी मुगल स्थापत्य कला। और जब मुगल स्थापत्य पढ़ोगे तो पूरा चीज लिखना है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक का वर्णन करना है, स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें प्रगति पर रही और क्या क्या चीजें बनी। तो कहते हैं दक्षिण नीति और स्थापत्य कला में पूछा जाता है। औरंगजेब की जो है वो पूछी जाती है राजपूताना की नीति और एक दक्षिण नीति, क्योंकि दक्षिण नीति ही उसे उलझा करके नष्ट कर देते। कहते हैं अगर औरंगजेब का पतन हुआ तो उसके लिए उसकी दक्षिण नीति भी जिम्मेदार है, और एक उसका राजपूताना के साथ संघर्ष था। राजपूताना में आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है मारवाड़ को और मेवाड़ को। मेवाड़ में राज सिंह से संघर्ष होगा, लेकिन मारवाड़ में इनका जो संघर्ष हुआ वो एक जसवंत सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, और एक इंपोर्टेंटली वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। ठीक है, तो राजपूताना में क्या पढ़ोगे, मारवाड़ और मेवाड़ पढ़ना है, और मारवाड़ में ही जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को देखना है, और दक्षिण नीति इसकी एक देखनी है। दूसरा, अगर इस यूनिट से ज्यादा सवाल ज्यादातर पूछा जाता है तो वो है मुगलों के पतन के लिए जो कारक थे, उत्तरदायी कारक, कौन से कारक जिम्मेदार थे, उन कारकों को पूछा जाता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल ही औरंगजेब का है, क्योंकि ये धर्मांध नीति उसकी जो थी उसकी वजह से कहते हैं कि उसका पतन हुआ था, तो औरंगजेब काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार था। तो कहते हैं मुगलों के पतन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, उनके बारे में पूछा जाएगा। पर जो व्यवस्थाएं पूछी जाती है उसमें एक तो यहाँ की स्थापत्य कला पूछी जाएगी, ये इंपोर्टेंटली है, स्थापत्य कला मुगलों की पूछी जाती है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। और एक मुगलों की व्यापार और वाणिज्य की नीति, व्यापार वाणिज्य क्या था, और इसके साथ प्रशासन, इन चीजों को आपको देखना है। तो मुगलों के बारे में क्या देखना है, शाहजहां औरंगजेब के समय में शाहजहां की दक्षिण नीति को, औरंगजेब की राजपूताना नीति और दक्षिण नीति दोनों है। राजपूताना के संदर्भ में मैंने ये बताया कि ये चीजें देखनी है, मारवाड़ और मेवाड़ को। मारवाड़ को ज्यादा पूछा गया अब तक, इसलिए थोड़ा इस पर फोकस ज्यादा करना, एक जसवंत सिंह के बारे में और एक दुर्गादास राठौड़ के बारे में। तो ये चीजें, एक सवाल यहाँ से बनने की संभावना है औरंगजेब से, एक शाहजहां से, ये दोनों राजनीतिक सत्र से है। फिर इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक स्थापत्य कला से रिलेटेड है और एक प्रशासन से रिलेटेड है, व्यापार वाणिज्य। बस इसमें दो कैरेक्टर दे रखे हैं, शाहजहां और औरंगजेब, और दूसरा दे रखा है मुगल कला के बारे में और उसका स्थापत्य कला के बारे में। पर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स है वो यूनिट्स है यूनिट नंबर 5। इतना बढ़िया सवाल बनता है वहां, और सवाल भी ज्यादा नहीं बन रहे, इसलिए उस चीज पे ज्यादा फोकस करना, बहुत कम सवाल बन रहे हैं वहां। और यूनिट 5 में है क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। यूनिट 5 में है मनसबदारी व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनकी राजस्व व्यवस्था,
और अकबर के समय तो ये जिस नाम से जानी गई उसका नाम था आईने दैशाला। वहाँ लगान व्यवस्था आ जाए, राजस्व व्यवस्था आ जाए या आईने दैशाला आ जाए, तो ये सारी चीजें एक ही है और एक है मनसबदारी व्यवस्था। आप इसको तो कंफर्म करके चलो, या तो राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाएगा या मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें जो चीजें पूछी गई है वो पूछी गई है जागीरदारी प्रणाली के बारे में, तो लगभग जागीरदारी प्रणाली के बारे में, और एक राजपूत कालीन कृषि व्यवस्था। कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। तो किन चीजों में फोकस करना है आपको? कृषि, व्यापार और वाणिज्य पर। तो यानी यूनिट 5 से जो सवाल बनता है वो बनेगा एक तो मनसबदारी से बनने की और एक राजस्व व्यवस्था। मैं दोनों इसलिए लगा रहा हूं कि या तो ये पूछा जाता है या ये। दूसरा जागीरदारी प्रथा से रिलेटेड और तीसरा राजपूतकालीन कृषि, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड। अब आप बताओ इसमें है चीज क्या? 3 सवाल आ रहे हैं आपके पास और 3 सवालों की ही संभावना बन रही है इस यूनिट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहते हैं इस यूनिट को थोड़ा ज्यादा फोकस करना। हर यूनिट में मैंने बताया यूनिट नंबर अगर अपन देखें तीसरी, तो तीसरी यूनिट के अलावा सारे यूनिटों में 4 से ज्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं और हर यूनिट से 3 सवाल आपके बड़े आने ही आने हैं, तो फिर उन पे ज्यादा फोकस करना है। यूनिट नंबर 3 को थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 ही आपको किसी भी कंपटीशन के लायक बनाएगी कि कौन ऊपर ग्रोथ कर रहा है कौन डाउन रहता है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में अधिकतम सवाल बनते हैं और उन चीजों पर फोकस ज्यादा करना है। अगर मोस्ट के चक्कर में रहे और सीरीज के चक्कर में रह गए तो फिर पिछड़ जाओगे, क्योंकि वहां सवाल उनके हिसाब से सेट किए हुए होते हैं कि भाई ये आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्होंने रेफरेंस लगाए हुए हैं। आते भी है, ये बात नहीं है कि नहीं आते, आते भी है, लेकिन वो फिर आपको पास करने का जरिया है। आप लोगों को टॉप क्लास में लाने के लिए तो आपको पूरे कंटेंट के साथ ही उपस्थित होना पड़ेगा। अब देखो, एक तो एग्जाम से पहले इसको थोड़ा सा देखिए, एक रात को थोड़ा सा शांत रहे, ज्यादा देर तक पढ़े नहीं, शांत आराम से नींद ले। सुबह जल्दी एग्जाम है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के रहे, फ्रेश, और कहते हैं कि फ्री माइंड से आकर के आप एग्जाम दे। पेपर को देख करके हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से देखना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सवाल है क्या। आपको जाते ही सवालों को एक बार देख लेना है। हर यूनिट से मैंने पहले भी बता दिया 3-3 सवालों के आने की संभावना है, 2 लघुतरात्मक में और 1 निबंधात्मक में। तो आप सेटिस्फाइड होकर के जाओ। अगर आपने इस यूनिट वाइज टॉपिक्स को क्लियर कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस लिखने की कला, मैंने पहले भी कह रखा है, मैं क्लासों में भी खूब बोलता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। यहाँ पर यहाँ 12वीं के टाइप के सवाल नहीं है कि आप लोग ने 7-8 या 10-10 लाइनें लिख करके आ गए और आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ विस्तृत विश्लेषण करना पड़ेगा। ये कॉलेज है, व्याख्या के बगैर किसी चीज का जो अंक है वो अंक वेटेज नहीं बढ़ता। 15 में से बहुत बढ़िया लिखते हो तब जाके 10-11 नंबर मिलते हैं। तो ये भी कल्पना नहीं करें कि अपने जैसे लिखे हैं उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। एक जो पूछा गया है उस पूछने से रिलेटेड कंटेंट भी लिखे। फालतू की तो कब लड़ाते हो, कोई चीजें मन में आई वो चीजें हर किसी के बारे में वो चीजें करते हो, तो ये चीज सही नहीं है। और एक किसी भी चीजों का दोहराव नहीं करे, यानी किसी चीज को रिपीट नहीं करे। जैसे आपने भाई बाबर के बारे में पढ़ा तो उस युद्ध में ये गए वो गए, फिर हल्दी घाटी पूछा तो उसमें भी उन चीजों को रिपीट कर रहे हो। तो कहते हैं कि बार बार किसी चीजों की पुनरावृत्ति करोगे तो आपके मार्क्स पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो इस चीजों को विशेष फोकस करता है कि उसकी लिखने की कला कैसी है। यहाँ क्वालिटी देखी जाती है और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी होती है। तो समय का भी विशेष ध्यान रखें, 3 घंटे में ये पेपर करना जरूरी होता है और जितनी शब्द सीमा दे रखी है उन शब्द सीमा के आसपास जरूर जाए। अपने आप को खुद किसी पैरामीटर में निर्धारित नहीं करें कि इस पैरामीटर के हिसाब से ऐसे आ जाएंगे, या किसी के कहने पे नहीं आए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें वास्तविक स्थिति में सिलेबस में निर्धारित है उन्हीं चीजों को फोकस करना है। किसी मोस्ट के चक्कर में नहीं पड़े। जो मोस्ट मैं कह रहा हूँ, जो मोस्ट बता रहे हैं वो भी आपको पागल कर रहे हैं। और मोस्ट के संदर्भ में ये भी चीज है, मोस्ट है भी क्या, सारे मोस्ट ही तो है, सवाल ही नहीं बन रहे इतने। तो 20 से 22 सवाल मोस्ट ही है, फिर वही कह रहे हैं कि मोस्ट है। तो आप पूरा कंटेंट ही क्लियर करो ना, 1-2 के चक्कर में क्यों पिछड़ रहे हो फिर? और 1-2 चक्कर में पिछड़ रहे हो वही आ जाते हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि अगर एक निबंधात्मक में मिस्टेक हो जाती है तो निबंधात्मक 15 नंबर का होता है। 15 नंबर आपके लिए बहुत बड़े उपयोगी है। किसी भी कंपटीशन में 1-1 नंबर 2-2 नंबर का भी बड़ा महत्व होता है। तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें। मेरी तरफ से आपको अग्रिम बहुत बढ़िया तरह से आप तैयारियां करना, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर अच्छा रहे, लेकिन आप कंटेंट पूरा क्लियर करके जाए, मेरी यही राय है आपको। और एक आप फ्री माइंड से, कहते हैं कि बिल्कुल हेडेक लिए बगैर आप आराम से पेपर दे करके आए और बढ़िया लिखे, ये आपके अच्छे अंक लाने के लिए पर्याप्त है। तो आप एक-एक यूनिट वाइज थोड़ा कवर करने की कोशिश करें। बाकी आपको
बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, आप अच्छे मार्क्स लाए और अपना भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।